हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग यूपी टेट सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि अवधारणा किसने दी है? ए है गॉर्डन ने, बी है शोनेल, सी है बर्टन हॉल, डी है सिरिल बर्टन ने। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि अवधारणा किसने दी है? किसने दी? आंसर क्या जाएगा? सिरिल बर्ट ने। किसने दी है? सिरिल बर्ट ने दी है। ठीक है, इन्होंने पिछड़े बालकों के बारे में बताया कि पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु से भी नीचे की कक्षा के कार्यों को नहीं कर पाते, वे बालक पिछड़े होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने शैक्षिक लब्धि का सूत्र दिया है, सिरिल बर्ट ने ही शैक्षिक लब्धि का इन्होंने सूत्र दिया है। शैक्षिक लब्धि बराबर क्या होता है? शैक्षिक आयु शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 है। ठीक है, किसके बराबर है? तो ये शैक्षिक लब्धि के बराबर है। ठीक है, ये शैक्षिक लब्धि का इन्होंने सूत्र दिया है, सिरिल बर्ट ने ही दिया है। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, जिस तरह से आप बुद्धि लब्धि का याद किए हैं उसी तरह से इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आया है पिछड़े बालकों के बारे में, सिरिल बर्ट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसके बारे में इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने पिछड़े बालकों के बारे में बताने का प्रयास किया है। पुस्तक का क्या नाम है? द कॉजेज। इनकी पुस्तक का नाम है द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम है द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस। ठीक है, जिसमें इन्होंने पिछड़े बालकों के बारे में बताने का प्रयास किया है। याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है द कॉजेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये बैकवर्डनेस। ठीक है, पिछड़े बालकों के बारे में है ये। तो कौन है? सिरिल बर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, डी सिरिल बर्ट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। ए है सांख्यिकी, बी है गणित, सी है ज्यामिति, डी है संभाव्यता। तो क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ए सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करता है, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो क्या है? सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? ए है सीखने में कमी, बी है स्मरण करने की इच्छा, सी है मानसिक द्वंद्व, डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो विस्मृति का कारण कौन सा इसमें से नहीं है? मतलब कौन कौन से कारण है जिसके कारण हम कोई भी चीज़, सीखे हुए ज्ञान को क्या भूल जाते हैं, और कौन सा ऐसा नहीं है जिसे हम भूलते नहीं है बल्कि याद रहता है हमको? तो क्या हो जाएगा? सीखने में कमी। अगर सीखने में कमी करेंगे तो सही विस्मृति होगी, भूलेंगे ही। ठीक है, मानसिक द्वंद्व के कारण भी हम भूल सकते हैं। सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ होंगी। ठीक है, यदि हम सही तरीके से नहीं सीखेंगे, विधि अगर सही नहीं होगी तो भी हम भूल सकते हैं। तो क्या स्मरण करने की इच्छा यहाँ पे ये कारण नहीं है भूलने का। क्या हो जाएगा? यदि हमारी इच्छा होगी याद करने की तो हम भूलेंगे ही नहीं। कैसे भूलेंगे? जब हमको याद करने की इच्छा ही रहेगी तो हम बार बार उसको याद ही करेंगे, भूलेंगे है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? स्मरण करने की इच्छा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ए है विश्वसनीयता, बी है वैधता, सी है वस्तुनिष्ठता, डी है अभिक्षमता। कौन सा इसमें से उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से नहीं है? कौन सा अलग है? तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती है? उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है, व्यवहारिकता होती है, और क्या विभेदकता भी होती है, विभेदकता होती है। ठीक है, तो ये सभी क्या उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं? अभिक्षमता नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगा? डी, अभिक्षमता नहीं होती है। ठीक है,
बल्कि क्या क्या होती है, उत्तम परीक्षण में क्या होता है, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विभेदकता होती है, व्यापकता और व्यवहारिकता, और भी कई होते हैं। तो ये सभी आप लोग याद, ये तीनों तो जरूर याद रखिएगा और व्यापकता तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ए है एक तत्व सिद्धांत, बी है द्वितत्व सिद्धांत, सी है प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी है बहुतत्व सिद्धांत। तो कौन सा इसमें बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो मैंने कई बार जो है बुद्धि के सिद्धांत पढ़ा दिए हैं आपको, कई बार बताया भी है। तो कौन सा इसमें से नहीं आपको पहचानना है, कौन सा नहीं है इसमें। एक कारक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है? तो बिने ने दिया है, ठीक है, बिने टर्मन स्टर ने दिया है, ठीक है। द्वितत्व स्पीयरमैन ने दिया है, किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रितत्व भी स्पीयरमैन ने ही दिया। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का? बहुतत्व सिद्धांत तो वो दिया है गार्डन ने। किसने दिया? होवर्ड गार्डनर ने दिया। किसने? होवर्ड गार्डनर ने दिया, ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत, ठीक है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है होवर्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? होवर्ड गार्डनर ने दिया। तो कौन सा इसमें से नहीं हो जाएगा? सी प्रत्यगमन का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि प्रत्यगमन का सिद्धांत किसका? आनुवंशिकता से संबंधित है। किसका है ये? आनुवंशिकता से संबंधित है, ठीक है, प्रत्यगमन का सिद्धांत। तो इसमें से सी नहीं है, बाकी ये सभी है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए है एड्रिनल ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है लार ग्रंथि, डी है थायराइड ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है? तो कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं? तो एक पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष पीनियल होती है, थायराइड होती है, एक पैराथायराइड होती है, एक थाइमस होती है, एक एड्रिनल होती है, और एक कौन सी? गोनाड होती है, ठीक है, गोनाड होती है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? लार ग्रंथि नहीं होगी, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? सी हो जाएगा, लार ग्रंथि नहीं है। जबकि एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। अब ग्रंथियों से आपको मन में तुरंत आना चाहिए ये दिमाग में कि मैंने आपको बताया था कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी किसी ने किया है। किसने किया है? तो किसने किया है? कैनन ने किया है। 5 प्रकार के जो है बताया है व्यक्तित्व, ठीक है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैनन ने किया है, जिसमें उन्होंने 5 प्रकार बताया है, ठीक है, व्यक्तित्व के। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। यह है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो पहली तो ये है ज्ञानेंद्रिय या इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी किसको कहते हैं। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। तीसरी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसे अनौपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक फॉर्मल, ठीक है। तो पहली तो ये हो गई, पहली अवस्था कब से कब तक है? तो जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक पहली अवस्था है। दूसरी कब से है? तो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथी कब से है? तो 11 से 14 वर्ष तक, ठीक है, 11 से 14 वर्ष तक है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब ज्ञानेंद्रिय अवस्था की विशेषताओं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था में बच्चा जो है किसके माध्यम से सीखता है? तो जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये पहली अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, ठीक है, वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। अनुकरण के माध्यम से सीखता है कोई भी चीज़। इसमें बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है बच्चे का। और क्या होता है? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करता है बच्चा, ठीक है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार होता है बच्चे का, ठीक है। और क्या होता है इसमें? वस्तु अस्थायित्व, अनुकरण, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार और प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे रोना, हंसना। तो ये सभी ज्ञानेंद्रिय अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। पूछता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में किस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो किस में पाया जाता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, ठीक है। और दूसरी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि इसमें पूछा है, वही क्वेश्चन आंसर क्या है यहाँ पे? सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें क्या होता है? बच्चे में क्या पाया जाता है? केंद्रीकरण का और जीवात का गुण पाया जाता है, केंद्रीकरण और जीवात, ठीक है। जीवात क्या है? इसमें बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को भी क्या कहता है? सजीव ही मानता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है?
संरक्षण का अभाव पाया जाता है, संरक्षण का अभाव पाया जाता है, ठीक है, संरक्षण का अभाव पाया जाता है, और अविलोमीयता पाई जाती है, अविलोमीयता पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, ये इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और क्या, अपलटावीपन पाया जाता है, अपलटावीपन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। मूर्त में क्या पाया जाता है, तो ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उल्टा पाया जाता है। क्या है इसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहले तो तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, इसमें बालक में तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, ठीक है, चिंतन की शुरुआत होती है। और जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो अविलोमिता, अपलटावीपन, संरक्षण का अभाव था, ठीक उसका उल्टा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विलोमियता पाई जाएगी बच्चे में, विलोमियता, संरक्षण पाया जाएगा, संरक्षण, पलटावीपन पाया जाएगा, पलटावीपन, ठीक है। तो ये सभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। और औपचारिक में क्या आता है, जो सबसे लास्ट अवस्था चौथी है, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें अमूर्त और तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा, अमूर्त और तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, इसमें तार्किक रूप से सोचने लगता है, ठीक है, अमूर्त और तार्किक रूप से, ठीक है। और कौन सा, अपसारी चिंतन करता है, ठीक है, सभी प्रकार से सोचना प्रारंभ करता है। तो ये सभी जो है गुण है इनके चारों अवस्थाओं के, तो याद रखिएगा आप लोग कौन से, किस में कौन कौन सा गुण पाया जाता है किस अवस्था में, तो ये सी आंसर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ए है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी है खेल तथा व्यायाम, डी उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है, खेल और व्यायाम भी होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी, इसमें सभी है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है, ए है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, बी है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, सी है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, डी है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। तो क्या हो जाएगा, बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है इसमें से, तो क्या हो जाएगा, एम ए अपान सी ए होता है ना, एम ए अपान सी ए इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जाएगा, एम ए क्या है मानसिक आयु और सी ए क्या है वास्तविक आयु, आंसर क्या हो जाएगा, ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, ठीक है। तो ये बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है। बुद्धिलब्धि का जो है सूत्र किसने दिया है, तो टर्मन ने दिया है, ठीक है, टर्मन ने सूत्र दिया है, ठीक है। एम ए अपान सी ए तो दिया था किसने, केवल एम ए अपान सी ए तो दिया था स्टर्न ने, ठीक है। इसमें 100 से गुणा किसने किया था, तो वो टर्मन ने किया था, जो 100 है इसमें गुणा किसने किया था, टर्मन ने किया था, ठीक है। और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था बीने ने, ठीक है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था, बीने ने किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, ए है ड्यूवी ने, बी है रॉस, सी है वुडवर्थ, डी है ड्रेवर। तो चिंतनशील सोच की चर्चा इसमें से किसने की है, आंसर क्या हो जाएगा, किसने की है, ए ड्यूवी ने की है, किसने की है, जॉन ड्यूवी ने की है, ठीक है। इनको प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी कहते हैं जॉन ड्यूवी की। इनकी पुस्तक भी मैंने आपको कई बार बताई है, कौन कौन सी पुस्तक है, द स्कूल्स ऑफ टुमारो, द स्कूल्स ऑफ टुमारो इनकी पुस्तक है, ठीक है। और क्या है, और एक पुस्तक है स्कूल्स एंड सोसाइटी, स्कूल्स एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, स्कूल्स एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। और एक पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये सभी इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। कौन कौन सी है, द स्कूल्स ऑफ टुमारो, स्कूल्स एंड सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है, ये जॉन ड्यूवी की पुस्तक का नाम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, विस्मरण, बी है स्मरण, सी है धारण, डी है चिंतन। तो क्या कहलाता है, सीखी गई बात को धारण करने और फिर से स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो विस्मरण कहलाती, कहलाती है, विस्मरण कहलाती है, ठीक है। और स्मृति के 4 चरण किसने बताए हैं, स्मृति के 4 स्तर किसने बताए हैं, तो वुडवर्थ ने बताया, क्या किसने दिए, वुडवर्थ ने दिए। क्या क्या है, पहले सीखना होता है, यादिगम सीखना पहला, दूसरा धारण करना, धारण, तीसरा पुनः स्मरण, और चौथा क्या है,
प्रत्यभिज्ञान या पहचान, ठीक है। चौथा क्या है? पहचान। तो ये स्मृति के 4 चरण किसने? वुडवर्थ ने बताया। सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। बार बार बताते हैं इसलिए ताकि आप लोग को भूले ना सब, ठीक है, याद रहे, रट जाए एकदम से, ठीक है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। यह है केवल मनुष्यों में, बी है केवल बिल्लियों में, सी सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, डी केवल कलाकारों में। तो मूल प्रवृत्ति की विशेषता किस में पाई जाती है? तो सभी प्राणियों में, और यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है, ठीक है। ये सभी प्राणियों में पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति क्या है? सभी प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ए है ऊर्ध्व अंतरण, बी है क्षैतिज अंतरण, सी है द्विपार्श्विक अंतरण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? कौन सा अंतरण कहलाएगा यहाँ पे? एक भाग में दिया गया ज्ञान जो है उसका अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो क्या कहलाएगा? द्विपार्श्विक होता है। क्या कहलाता है? द्विपार्श्विक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे फेफड़े के बारे में आप लोगों ने पूरा पढ़ा, एक भाग में पढ़ा, उसके लेफ्ट में पढ़ा तो राइट में भी आप लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसको, उसके ज्ञान को, ठीक है। तो वही क्या होता है? द्विपार्श्विक अंतरण होता है, सेम टू सेम होता है, ठीक है। और क्या है? ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है? ऊर्ध्व एक स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान जो होता है उससे उच्च स्तर पर यदि प्रयोग किया जा सके तो वो ऊर्ध्व अंतरण होता है, ठीक है। यदि एक स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान उससे उच्च स्तर के सीखे हुए ज्ञान को सीखने में यूज़ होता है तो वो ऊर्ध्व अंतरण होता है। और जो एक स्तर पे सीखा हुआ ज्ञान सेम स्तर, उसी स्तर पे जो है प्रयोग होता है या फिर उसी स्तर के ज्ञान को सीखने में किया जाता है वो क्या होता है? क्षैतिज अंतरण होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि एक स्तर पे सीखा हुआ उच्च स्तर पे हो जाए तो ये ऊर्ध्व होता है, और एक जो सेम स्तर हो, स्तर क्या हो, सेम हो, तो ये क्या है? क्षैतिज अंतरण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए है पावलोव, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक, डी है कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर ने। ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। स्किनर ने इनके सिद्धांत को और भी नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, और क्या है? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं, सक्रिय अनुकूलन का, और आरएस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी है? इनकी पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किनर की पुस्तक का क्या नाम है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनकी पुस्तक है, ठीक है। स्किनर की पुस्तक का नाम है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो 1938 में पहले इन्होंने चूहे पर किया था, फिर यही प्रयोग जो है इन्होंने 1943 में कबूतर पे किया था, ठीक है। चूहे के जिस बॉक्स में रखा था उसे स्किनर बॉक्स कहा गया था, और जिसमें कबूतर को रखा था उसे कबूतर बॉक्स कहा गया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने प्रयास, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है। और कौन सा दिया है? संबंधवाद का सिद्धांत दिया है, संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जबकि अनुक्रिया उद्दीपन स्किनर का है, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, या एसआर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। बंधन का सिद्धांत भी कहते हैं इनके सिद्धांत को। तो थॉर्नडाइक के ये सभी सिद्धांत के नाम है, याद रखिएगा आप लोग। संयोजनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, इनके सिद्धांत को संयोजनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं थॉर्नडाइक के, ठीक है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। किस पे किया था? बिल्ली पर किया था, और जिस बॉक्स में रखा था उसे पजल बॉक्स कहा गया, या पहेली बॉक्स, ठीक है, पहेली बक्सा कहा गया था, ठीक है। कोहलर क्षेत्रवाद के सिद्धांत से संबंधित है। गेस्टाल्टवादी जो है क्षेत्रवाद सिद्धांत से संबंधित है। क्षेत्रवाद का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत दिया किसने दिया है? कोहलर ने दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ए है बिने साइमन ने, बी है स्टर्न ने, सी है टर्मन ने, डी है सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ऊपर मैंने बताया आपको किसने दिया? बिने और साइमन ने। ये हो जाएगा बिने और साइमन ने दिया था, ठीक है। स्टर्न ने MA/CA दिया था, MA/CA दिया था स्टर्न ने, और टर्मन ने MA/CA में 100 का मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, 100 से गुणा किया था, ठीक है। सिरिल बर्ट के बारे में बताया मैंने, पिछड़े बालकों के शैक्षिक लब्धि के बारे की अवधारणा दी है। पिछड़े बालकों के शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है, किसने? सिरिल बर्ट ने दी है। और शैक्षिक जो है लब्धि का सूत्र भी दिया है, क्या दिया है? शैक्षिक आयु बटे क्या दिया था? वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100,
ठीक है, ये शैक्षिक उपलब्धि के बराबर, ये सिरिल बर्ट ने दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये सेम क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।